नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिहार स्पेशल करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है। अक्टूबर मंथ 2025 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में 72वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स पर किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके बात की जा सकती है, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। अपॉइंटमेंट सेक्शन पर आ जाएंगे। अपॉइंटमेंट यहाँ पर जस्टिस सुधीर सिंह का हुआ है, इस पर बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अगस्त मंथ में जो पीबी बजंथरी हैं वो जो है चीफ जस्टिस बनाए गए थे पटना हाई कोर्ट के, एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए थे अगस्त में, परमानेंट चीफ जस्टिस बनाए गए थे सितंबर 2025 में, लेकिन अभी रिटायर हो गए हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो अब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन करके आए हैं, पटना उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन करके आए हैं जस्टिस सुधीर सिंह। दीपक आनंद जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का पहला अस्थायी कैंपस शुरू किया गया है पटना में। तो फर्स्ट नॉन परमानेंट कैंपस पटना से शुरू किया गया है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का। दीपक आनंद यहाँ पर पहले इसके वाइस चांसलर होंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज ये मिला था आदर्श कुमार जो ईस्ट चंपारण बिहार से, शेग आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। Others had also become the first student to receive a full scholarship of 30 lakh at Jaipur's जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल। बिहार राज्य खेल सम्मान ये मिला था जयप्रकाश कुमार को, गया के तीरंदाजी कोच हैं, आर्चरी कोच फ्रॉम गया जयप्रकाश कुमार, बिहार सरकार के द्वारा इनको दिया गया था बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड। अपार्ट फ्रॉम आर्चरी कोच जयप्रकाश कुमार, तो जो प्लेयर्स हैं जैसे आदर्श कुमार है, सिद्धार्थ गौतम, करण कुमार है, नमन प्रभाकर और गोलू कुमार, इनको स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इस साल। बुक्स एंड ऑथर पे आ जाते हैं। अविरल गोदावरी, इसका संपादन किया अशोक कुमार सिन्हा ने। ठीक है, दिस बुक वाज रिलीज्ड बाय अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड सैंटन एट द बिहार म्यूजियम पटना। ये पद्म श्री गोदावरी दत्त की जीवनी और उनके कंट्रीब्यूशंस पर आधारित है। अविरल गोदावरी और विकास पुरुष मुरली मनोहर श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने लिखी है विकास पुरुष। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव पे आ जाते हैं। चाय विकास योजना, बेसिकली चाय पत्ती के गोदाम निर्माण पर उत्पादकों को 50% की सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। योजना बिहार के 5 जिलों में लागू की गई है, किशनगंज में, अररिया में, सुपौल में, पूर्णिया में और कटिहार में। ये जिले के नाम मेरे हिसाब से ध्यान रखना जरूरी है, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार, अररिया। एक शेड की निर्माण लागत आंकी गई सरकार ने कि 75,000 रुपये आएगी, 50% सब्सिडी यानी 37,500 रुपये तक की वित्तीय लागत जो है ये सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना के तहत 5 एकड़ भूमि पर चाय का उत्पादन करने वाले ये उत्पादक चाय की पत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए शेड के निर्माण पर सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ये है
चाय विकास योजना बिहार के। तो इसमें अनुदान कितना है? 75,000 रुपए पर आधा, यानी कि 37,500 रुपए। 5 जिलों में इसको लागू किया गया है टी फार्मर्स के लिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप, 10th वर्ल्ड वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप चाइना में हुई थी। और जो है ईशा मिश्रा जो प्लेयर हैं, गुरु दिनेश मिश्रा मार्शल आर्ट्स एकेडमी मुजफ्फरपुर से, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये बिहार से ओनली प्लेयर हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और बाकायदा ईशा मिश्रा ने यहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था भारत के लिए। ईशा मिश्रा कुंग-फू चैंपियनशिप में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए बिहार टीम के नए उप कप्तान बनाए गए थे वैभव सूर्यवंशी। 13 वर्ष की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की टीम में पदार्पण किया था। बिहार की रणजी टीम में उप कप्तान इनको बनाया गया है और उप कप्तान बनने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं बिहार रणजी के। बिहार रणजी टीम की कप्तानी अभी शाकिबुल गनी के हाथ में, जो मोतिहारी से प्लेयर हैं। आगे बढ़ेंगे समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में। मखाना महोत्सव ये पटना बिहार में आयोजित हुआ था, गांधी मैदान में आयोजित हुआ था। मखाना महोत्सव बिहार सरकार के कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महोत्सव में मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन किया था। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मखाना महोत्सव ये ध्यान रखिएगा। खुर्दा महोत्सव ये कुमारखंड प्रखंड या कुमारखंड ब्लॉक मधेपुरा में हुआ था बिहार में। इस महोत्सव का उद्घाटन सांसद पप्पू यादव ने किया था। ये कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मनाया जाने वाला खुर्दा महोत्सव युवा शक्ति दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में मनाया गया था इसको। आगे रैंक्स रिपोर्ट्स पर आ जाते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की आई थी टाइम मैगजीन की, और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी आईआईटी पटना ने जो है सभी मानकों पर संतुलित और निरंतर प्रदर्शन किया। जिसमें शोध गुणवत्ता में 70.4 इनका स्कोर था आईआईटी पटना का, और शिक्षण स्कोर में 34.8, शोध वातावरण स्कोर में 22.5, उद्योग सहयोग स्कोर 36 रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्कोर रहा था 22.8। ठीक है, आईआईटी पटना ने ये सब स्कोर इसमें हासिल किए थे टाइम्स की रैंकिंग में। मंथली करंट अफेयर में अब आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने बिहार के किस जिले में निर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया था? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया था नालंदा में। बी नालंदा। इसका शिलान्यास कब हुआ था? इसका शिलान्यास हुआ था 2018 में, नवंबर 2018 में। फाउंडेशन स्टोन इसका रखा था नीतीश कुमार जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 8 अक्टूबर 2025 को जयप्रकाश नारायण की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? इनकी 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। बी। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान बिहार ने प्राप्त किया था, फर्स्ट रैंक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। आपको पता है सितंबर माह भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में वैसे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितना दिया है तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जैसे इनको अवार्ड मिला था 1965 में मैग्सेसे अवार्ड, ये पता होना चाहिए आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वगैरह उनके सदस्यों के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनको भारत रत्न कब मिला था, ये एग्जाम में आ सकता है। आगे है बिहार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में 5 विश्वविद्यालय के अंतर्गत कितने कॉलेजों में अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे? तो 5 यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत 11 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अप्रेंटिसशिप बेस्ड डिग्री प्रोग्राम्स 11 कॉलेजेस में। आगे 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में निर्मित राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था? आपको पता है स्पोर्ट्स वाली ज्यादातर चीजें नालंदा के राजगीर में होती हैं। सी यहाँ पर सही है। राजगीर नालंदा में बिहार का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है इनॉग्रेट किया गया। अभी तक बिहार में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, नालंदा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दीपावली एवं छठ से पूर्व महंगाई भत्ता डीए की दर 55% से बढ़ाकर 58% करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था, ये करेक्ट। आगे शिवदीप वामनराव लांडे ने अप्रैल 2025 में विधानसभा चुनाव से पूर्व नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना पार्टी का गठन किया था, ये सही है। हिंद सेना पार्टी एक नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बनाई थी
रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर शिवदीप उमनराव लांडे ने। 4 अक्टूबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजनाएं पेश की थी। ये सही है। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, डी यहाँ पे सही है। डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही। जो नई पार्टी बनी थी शिवदीप उमन राव लांडे की, इन्होंने जमालपुर और अररिया असेंबली सीट्स से चुनाव लड़ा था यहाँ पर। ठीक है, हिंदू सेना पार्टी। आगे है 6 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया था? तो पटना मेट्रो जो है कुल मिलाकर के 24वां मेट्रो सिटी बन गया है भारत का, 24वां। इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। डी यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की पार्टनरशिप में जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की पार्टनरशिप में। 3 स्टेशन यहाँ पर अभी पहले फेज में शुरू किए गए हैं और पहला फेज जो बना है ये 4.3 किलोमीटर लंबा खंड है। 22 नवंबर को बिहार की कौन सी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ था? 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ था। 40 वर्षों बाद बिहार चुनाव जो है 2 फेजेस में होगा। 2 फेजेस में ये कंडक्ट किया जाना था, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। और ये 17वीं विधानसभा यहाँ पर समाप्त हो गई थी। सी यहाँ पे सही है, सी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है हम इस बार मैस्कॉट क्या था? चिरैया था, चिरैया। अक्टूबर 2025 में बिहार के कितने जिलों को आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन घोषित किया गया था? 8 जिलों को आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन घोषित किया गया था। ठीक है, और ये कौन कौन से 8 जिले हैं जहां पर आयोडीन की कमी दर्ज की गई? मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, ईस्ट और वेस्ट चंपारण, दरभंगा, कटिहार और मधुबनी। यहाँ पर आयोडीन डेफिशिएंसी है लोगों में। बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस नगर निगम की पहल पिंक इनोवेशन को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिजिलिएंट सिस्टम्स के लिए चयनित किया गया था? तो पिंक इनोवेशन इनिशिएटिव है पटना नगर निगम का, पटना नगर निगम का। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिजिलिएंट सिस्टम्स, इनकी मीटिंग हुई थी डेल्फ्ट नामक जगह पर नीदरलैंड में। वहां पर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग गए थे और उनकी पहल को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, पिंक इनोवेशन को। आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में बिहार राज्य के किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को रामसर साइट घोषित किया गया है? रामसर साइट ही घोषित किया गया था, जो है कटिहार। मतलब ये कटिहार का जो है गोगाबिल, ये रामसर साइट घोषित किया गया था। सी सही है। सितंबर तक रामसर साइट भारत के कितने थे? 93, अब हो गए हैं 94 अक्टूबर में। और बिहार के कितने रामसर साइट हो गए हैं? 6 रामसर साइट बिहार के हो गए हैं। सितंबर 2025 तक 5 थे। ठीक है, बिहार इज द थर्ड हाईएस्ट, बिहार हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स अमंग इंडियन स्टेट्स बिहाइंड तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु के पास 20 रामसर साइट हैं, उत्तर प्रदेश के पास 10 हैं और अब 6 हो गए हैं किसके पास? बिहार के पास। आगे प्रश्न है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पहले चरण में कुल कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए थे? तो 65.6 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। 22 लाख मतदाता फर्जी बताए गए थे, फेक वोटर्स, और 35 लाख जो है ये डेड वोटर्स बताए गए थे। ठीक है, ये इसमें आया था। तो कितने मतदाताओं के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हटाए गए थे? 65.6 लाख। डी यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार को कितने केंद्रीय विद्यालय आवंटित किए थे? 19। बी यहाँ पे सही है। 4 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने पटना में स्थित जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल्ड यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था? पहला टेम्पररी कैंपस जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल्ड यूनिवर्सिटी का पटना में ही बनेगा। तो पटना में इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। डी यहाँ पे सही है, डी। जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के चुनाव से जस्ट पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, इसका अपोजिशन ने काफी विरोध किया था और काफी चर्चाएं इस पर हुई थी। अब अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको कहा जा रहा है, तो इसकी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ये बिहार के एग्जाम में या फिर जहां जहां पर भी SIR हो रहा है, ओवरऑल सभी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, छोटे एग्जाम्स में भी। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में ध्यान रखिए कि इसका लीगल बेसिस क्या है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में हमको हल्की झलक देखने को मिलती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 यानी कि धारा 21 उपधारा 3 में लिखा गया है कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी भी स्टेट के इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना जरूरी है, वो अपने विशेष अधिकार से या फिर अपने स्वविवेक से ये रिवीजन कर सकता है मतदाता सूची में। जैसा रिवीजन वो करना चाहे वो कर सकता है और जिस मैनर में करना चाहे वैसे कर सकता है। ये अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कैरी आउट कर रहा है। बिहार में हुआ था और अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो पुराना डेटा है उससे नए डेटा को लिंक करके डिस्क्रिपेंसीज हटाते हैं कुल मिलाकर के। इसका उद्देश्य यह है कि इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो मतदाता सूचियां हैं उसको वेरीफाई किया जाए और उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। जैसे जैसे आपने देखा होगा, कई बार हो सकता है आप ही के जानने वालों में से किसी का वोटर आईडी में बहुत गलत एज दी रहती है कि मान लीजिए किसी की एज 22 है, उसको 52 लिखा रहता है या फिर 105 लिखा रहता है। कई बार एज 180 तक भी लोगों के में मिसप्रिंट होती है। आप जाते हैं वोट देने, आप वोट दे करके आ जाते हैं अपने कुछ एडिशनल डिटेल्स यानी आधार कार्ड वगैरह या फिर जो भी कागज पत्र लेकर के उसको दिखा देते हैं कि मतदाता सूची में एरर है, लेकिन मुझे वोट डालने दिया जाए क्योंकि मेरी एज एक्चुअली 22 ही है, भले ही उसमें 122 दी हुई है। तो एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज को वेरीफाई किया जाएगा और एज जो एकदम सही है आपकी इस समय उसको लिखा जाएगा। कई बार क्या होता है कि इतनी सारी बार आप वोट डाला है, लेकिन जब आपका पहली बार एपिक कार्ड बना था उसमें जो एज लिखी थी वही बार बार छप करके आ रही है, मतलब आपकी एज बढ़ी हुई नहीं शो कर रहा है। तो एज इस पर वेरीफाई करना, एड्रेस और सिटीजनशिप, ये 3 चीज़ों पर महत्वपूर्ण तरीके से काम करना है क्योंकि एपिक नंबर में यही कुछ डिटेल्स महत्वपूर्ण होती हैं। एज, एड्रेस और सिटीजनशिप ये वेरीफाई किया जाएगा। और बेसिकली इसमें 2002 से लेकर 2004 तक की जो मतदाता सूची है उसको आधार बनाया गया। अलग अलग राज्यों में कहीं पर 2002 से मिलान करेंगे, कहीं पर 2003 की मतदाता सूची से, कहीं कहीं पर 2004 की मतदाता सूची से मिलान करेंगे अलग अलग राज्यों में जो भी उचित समझे। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, 2003-2004 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। वहां पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप वोटर हैं, आप 18 साल के हुए, मान लीजिए 2021 में हुए थे और आपने वोट डालना शुरू किया 2022 के चुनाव में डाला या फिर बाद के चुनाव में डाला, लेकिन आपका नाम जो है वहां पे नहीं मिलेगा 2002, 2003 या 2004 की सूची में, क्योंकि आप तब अवयस्क थे। लेकिन आपके पिताजी का नाम जरूर होगा, आपके दादाजी परदादाजी का नाम जरूर होगा उसमें, तो उससे लिंक करा जाएगा कुल मिला करके। मान लीजिए आपके पिताजी की वोटर आईडी उसमें मेंशन्ड है 2002-2003 के इलेक्टोरल रोल्स में, तो उससे मिला करके आपका नाम फिर उसमें सही कर दिया जाएगा, उससे लिंक कर दिया जाएगा। मान लीजिए अभी आपका एपिक कार्ड बना है, आपकी एज उसमें 22 है, ठीक है, लेकिन 2002 में तो नहीं थी 22, तब तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो आपके पिताजी के इलेक्टोरल रोल से आपके जो इलेक्टोरल रोल को लिंक किया जाएगा और आपकी सारी डिटेल्स को सही कर दिया जाएगा। तो इसमें लिंक करना अनिवार्य है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कि 20 साल 22 साल पहले की मतदाता सूची से आपकी मतदाता सूची को लिंक किया जाएगा। और मान लीजिए कि कोई लिंक नहीं मिलता है तो आपका नाम डिलीट भी हो सकता है, और डिलीट ना हो इसी वजह से इनुमरेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बीएलओ जो है आपके घर पर भी फॉर्म लेकर के आए होंगे, मेरे घर पर तो आए थे, ठीक है। तो बीएलओ आपसे क्या कर रहे हैं कि आपका जो कह सकते हैं कि पहले से जो क्या छपा है, आपका नाम छपा है मतदाता सूची में, आपका नाम, आपका एपिक नंबर और एड्रेस छपा है। आपको उसमें भरना क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एसआईआर फॉर्म को, तो उसमें भरना क्या है, आपको उसमें फादर्स नेम भरना है, ठीक है, फादर्स नेम भरना है या मदर्स नेम भरना है। महिलाओं को भी फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम भी भर सकते हैं, और उसको 2002, 2003 या 2004 की मतदाता सूची से के हिसाब से भरना है। मतलब जो आपके फादर का नाम दिया था 2002, 3 या 4 की मतदाता सूची में, जो आपके हस्बैंड का नाम दिया था वो आपको फिलअप करना है। उसके साथ अभी कोई डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य नहीं है, आधार कार्ड वगैरह देना कंपलसरी नहीं है, इनिशियली कुछ भी नहीं देना है। अगर आपका लिंक मिल जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा है 18, 19, 20 साल का है, ठीक है, और उसके फादर का नाम पुरानी मतदाता सूची में मिल जाता है, तो कुछ आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम आगे बढ़ जाएगा एसआईआर में कि अप्रूव्ड है और इलेक्टोरल रोल में आपका नाम सही है। लेकिन आप कोई भी लिंक नहीं साबित कर पाते हैं, आप पिता, दादाजी, हस्बैंड, वाइफ, भाई बहन किसी से भी अपना लिंक नहीं शो कर पाते हैं, तो हो सकता है आपका नाम डिलीट हो सकता है मतदाता सूची से। हालांकि ये अंतिम नहीं है चरण, आप जो है डीएम से और बाद में अपने स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील भी कर सकते हैं इस बारे में। और फिर आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अपनी एज और सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि आधार कार्ड नहीं रहेगा, उससे भिन्न कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एज के लिए आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए जो है आप राशन कार्ड में नाम दर्शा सकते हैं, या फिर किसी भी अन्य तरीके से जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये है एसआईआर। एसआईआर का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटा मौजूद है उससे ही नए डेटा को ये लोग रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और
जो भी नए वोटर सामने आ रहे हैं उसमें वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या वो वोटर एग्जिस्टिंग वोटर से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भारत का वोटर है तो उसका रिश्तेदार कोई ना कोई वोटर जरूर रहा होगा, ब्लड रिलेशन में कोई ना कोई वोटर 20 साल पहले की मतदाता सूची में जरूर रहा होगा। तो इस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन काम करेगा, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बीएलओस की है, ठीक है। डीएम्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और बीएलएस यानी बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स की, बूथ लेवल एजेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है। तो आपने एसआईआर को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एसआईआर का फॉर्म आप भर के अपने बीएलओ को दे दीजिएगा, या फिर ऑनलाइन भी इसको भरा जा सकता है।